लोग, क्या हाल है? गुड इवनिंग। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चालू करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो हम पढ़ेंगे, तो सॉइल मैकेनिक्स में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के अंदर हमने ओवन ड्राइंग मेथड, जो कि एक लेबोरेटरी मेथड थी, जो कि एक्यूरेट मेथड थी, सबसे एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, उस मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझा। उसका सारा डिटेल्स अपने को मालूम है, नोट्स वगैरह भी लिख लिया है। अब जो बाकी रिमेनिंग मेथड्स हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट मेथड, वहीं से कॉपी में आगे बढ़ाऊंगे ना। सैंड बाथ मेथड, समझो पहले इसको, फिर मैं लिखवाऊंगा। ये एक तरह का फील्ड मेथड है, समझ? ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो, मैं लिखवाऊंगा। डायग्राम बना रहा हूं, बस वो डायग्राम को बनाना। सैंड बाथ क्या होता है? मतलब एक कटोरा होता है, एक कटोरा है बेसिकली। समझो कि ये एक कटोरा है, ठीक है? ये एक कटोरा रहता है इस तरह, इसी को हम बोलते हैं सैंड बाथ। जैसे बाथ टब नहीं होता है जिसमें हम पानी डालते हैं, उसी तरह से ये सैंड बाथ है। मतलब इसमें हम बालू डालेंगे। क्या डालेंगे? सैंड डालेंगे। इसमें हम भर देंगे सैंड, इसमें हम सैंड भर देते हैं। समझ गए बात को? सैंड बाथ के अंदर क्या भरा जाता है? सैंड को भरा जाता है। जो हाइट ऑफ फिलिंग ऑफ सैंड होती है ना, हाइट ऑफ फिलिंग ऑफ सैंड, वो 3 सेंटीमीटर प्लस होती है। एक रफ आइडिया आपको मैंने बता दिया। देखो, तो ये चीज है सैंड बाथ। तो सैंड बाथ को यूज करके हमको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है। ये एक तरह का फील्ड मेथड है। तो फील्ड में हम करते क्या है? हमको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, तो हम किसका डिटरमाइन करेंगे? मॉइस्ट सॉइल सैंपल का डिटरमाइन करेंगे। तो जो भी एक गीला मिट्टी है, उस हमारे पास एक छोटा सा, अगेन यहाँ पर भी एक कंटेनर प्रेजेंट है, ठीक है? एक कंटेनर या फिर ट्रे बोल लो, इसको हम ट्रे बोलते हैं जनरली। यहाँ तो मैं कटोरा जैसा बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा होता नहीं, ये ट्रे जैसा होता है, प्लेट जैसा, छोटा सा प्लेट होता है। आप है ना, आप समझो कि ये प्लेट है छोटा सा, ठीक है? तो ये इस तरह के कंटेनर होती है, और इसका वेट आपको मालूम है। लेट्स सपोज इसका वेट है खाली एम्प्टी का W1। अब इसमें हम मॉइस्ट सॉइल सैंपल को भर देंगे। क्या भर देंगे? मॉइस्ट सॉइल सैंपल को फिल कर दिए। समझ गए? इसी में मॉइस्ट सॉइल सैंपल को फिल कर दिए। दिस इज योर मॉइस्ट सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल। आपने इसको फिल कर दिया। तो मॉइस्ट सॉइल सैंपल को फिल करने के बाद जो इसका वेट का मेजरमेंट लोगे, ठीक है? तो इसका वेट का मेजरमेंट लेट्स सपोज अब ये आ रहा है W2। क्लियर है? ये समझ गए बात को? तो दोनों वेट का मेजरमेंट हो चुका है। अब क्या करो? अब इसको सैंड बाथ में रख देंगे। इसी सेम चीज को उठाएंगे, सैंड बाथ में रख देंगे, ठीक है? सेम चीज को उठाया, सैंड बाथ में रख दिया। ओके, सैंड बाथ में रख दिया। ये मॉइस्ट सॉइल सैंपल को, ये ट्रे को उठा के सैंड बाथ में रख दिया, सीधा के सीधा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अब आपके मन में एक, दिमाग में एक डाउट आ रही होगी, अरे सर, सीधा सीधा उठा के सैंड बाथ में रख दोगे तो ठीक है, लेकिन वो हमको ये मॉइस्ट सॉइल सैंपल में हमको करना क्या है? मिट्टी में जो पानी है, मॉइस्ट सॉइल सैंपल में जो पानी है, इसको तो बेसिकली इवापोरेट करवानी है, रिमूव करवानी है। तो इसके लिए कोई अरेंजमेंट तो बताओ, कोई सिस्टम तो बताओ। बिल्कुल बताता हूँ। डिबिया देखियो, डिबिया या कैंडल वगैरह। तो यहाँ पर भी एक लैंप होती है, ठीक है? यहाँ पर भी एक लैंप होती है। बेसिकली नीचे से हम फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं। समझ गए बात को? यहां से आग लगा दिया, आग लगा दो, आग लगा दो। दिस इज योर फ्लेम, ठीक है? फायर, जो भी बोलो, फायर फ्लेम जो भी बोलो, आग लगा दिया। तो ये आग लगाने के कारण, ये या फिर लाइटनिंग करने के कारण, लाइट करने के कारण होगा क्या? सैंड बात में जो सैंड है वो गर्म होगी, वो गर्म होगी, फिर उस उसका हीट ट्रांसफर आपका जाएगा ये मॉइस्ट सॉइल सैंपल में। तो ये मॉइस्ट सॉइल सैंपल से जो वाटर है वो इवापोरेट करेगी धीरे धीरे, और ये मॉइस्ट सॉइल सैंपल ड्राई होगा। और इसको ड्राई होने में जनरली कितना टाइम लगता है मालूम है? जो टाइम
इसको लगता है ड्राई होने में, इन ड्राइंग जो टाइम लगती है वो आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक लगती है, 30 to 60 मिनट। समझो, फील्ड में 30 से 60 मिनट तक बस देखते रहो, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। प्रॉब्लम समझ रहा है बात को? फील्ड में देखते रहो, ठीक है। अब और कुछ कुछ बताता हूं। देखो यार, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए ना कि ये जो सॉइल है, ठीक है, जिसको आप ड्राई करवा रहे हो, ये कभी ओवरहीट ना हो जाए, ज्यादा आप इसको हीट ना कर दो। ज्यादा हीट कर देने से क्या होगा आपको मालूम है, सॉइल सॉलिड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सो वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड द ओवर हीटिंग ऑफ सॉइल। तो इस ओवर हीटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर तो आप सिंपली आग लगा दे रहे हो, और इस आग लगाने के बाद इस हीट कितना ट्रांसफर हो, इस चीज को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है। जैसा ओवन ड्राइंग मेथड में हम क्या कर रहे थे, वहां पे जो प्रॉपर ओवन है, जो मशीन है, इक्विपमेंट है, वहां पे हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते थे। बट हियर देयर इज नो एनी अरेंजमेंट टू कंट्रोल द टेम्परेचर। बस वो आग लग रही है, आग लग गई है, उससे हीट ट्रांसफर हो रही है। there is no any arrangement, no any mechanism here in the system। आपको लग रहा है कहाँ कहाँ है कुछ स्क्रू वगैरह, कोई टेम्परेचर कंट्रोल आप नहीं कर पाओगे। तो जब आपका टेम्परेचर के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो हो सकता है, इट मे पॉसिबल कि इन सच सिचुएशंस ओवर हीटिंग हो जाए सॉइल सैंपल का। तो ओवर हीटिंग को अवॉइड करना है। तो हाउ टू नो कि सॉइल इज गेटिंग ओवर हीटेड, इसके लिए एक बेहतरीन अरेंजमेंट हम इंजीनियर्स हैं फाइंड आउट किए हैं। एक सफेद पेपर, क्या किया जाता है, ऐसे उतना टेक केयर नहीं भी करोगे तो चलता है, लेकिन लैब है ना, इस मेथड को उतना यूज ही नहीं करते फील्ड में। फील्ड में जो मेथड यूज करते हैं इन रियलिटी, जो मैंने रेगुलरली यूज किया जब भी हमने कोर कट मरवाया फील्ड के अंदर फॉर्मेशन के ऊपर, रैपिड मॉइस्चर टेस्टर, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, उसको फील्ड में यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये सब मेथड पहले यूज किया जाता था, अब ये खत्म, ऑब्सलीट हो चुका है। बस पढ़ने भर के लिए बचा हुआ है और कुछ नहीं, है ना, एग्जाम में एग्जाम पर्पज से बचा हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। तो इसके लिए क्या अरेंजमेंट है, व्हाइट पेपर ना हम सॉइल सैंपल के ऊपर प्लेस कर दें। व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर प्लेस करने का लॉजिक क्या है, मान लो ओवर हीटिंग होगा तो ये जो पेपर व्हाइट पेपर है वो ब्राउन होने लगेगा। समझ गए? तो टू अवॉइड ओवर हीटिंग, व्हाइट पेपर इज प्लेस्ड ओवर द सॉइल सैंपल। ओके, इफ overheating of soil sample occurs, then the white paper get turn brown in color, ब्राउन होने लगेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ओवर हीटिंग हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ये जो लैंप है इसको घिसका लो यार, ताकि टेम्परेचर और क्या कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। फिर घिसका लोगे और थोड़ा ठंडा करोगे, फिर से गर्म करना चालू करो, यही कर सकते हो। इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। ओवर हीटिंग नहीं करना है, ओवर हीटिंग हमें अवॉइड करना है। ओवर हीटिंग अवॉइड करते हुए इस सॉइल मैस को ड्राई करवाना है। जब ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने का मतलब क्या है, पानी सारा का सारा इवापोरेट कर गया है, यहां से वाटर गेट इवापोरेटेड, ठीक है, पानी इवापोरेट कर गया, वाटर H2O बाहर निकल गई, और ये सॉइल मास हो गया ड्राई। मतलब इसका मास जो है वो हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब मास हो गया कांस्टेंट, बस ये। तो ये जनरली आपको ज्यादा सोचना नहीं है, 30 से 60 मिनट के बीच में, 45 मिनट, 50 मिनट, ये सॉइल टू सॉइल डिपेंड करता है ना, ये बात भी है। लेकिन इस टाइम रेंज में इतना तक हीटिंग में जनरली उसका सारा का सारा पानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकल जाता है उस सॉइल स्पेसिमेन से। और ग्राउंड पे जो फील्ड कंडीशंस में इस प्रोसेस के माध्यम से एक आपको एक रफ आइडिया ऑफ वाटर कंटेंट, क्योंकि यहां से एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं निकलेगा, है ना, लेकिन एक बेसिक रेंज, बेसिक लेवल ऑफ वाटर कंटेंट, एक्यूरेट नहीं लेकिन उसके करीब करीब का तो वैल्यू ये दे ही देता है ना। सो दिस इज ए फील्ड मेथड। रैपिड है, रैपिड क्योंकि आधा एक घंटा में हो ही जा रहा है, रैपिड है बट एक्यूरेट नहीं है। ओवन ड्राइंग मेथड देखो 24 घंटा लग रहा था ना, ओवन ड्राइंग मेथड में 24 घंटा तक ओवन में रखते थे ना सैंपल को। तो ये वो मेथड 24 घंटा ले रहा है, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर रिजल्ट देगा आपको, विद इन 1 आवर का रिजल्ट है, बट एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। समझ गए बात को, पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है, लेकिन बात को सुनो समझो। तो मान लो जब ड्राई हो गया आपका स्पेसिमेन, सॉइल सैंपल ड्राई हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, उस कटोरे के बाहर निकालो, कटोरा मतलब ये जिसमें सॉइल सैंपल रखा है, ट्रे, उस ट्रे को बाहर निकालो। तो अगेन ट्रे को बाहर लेते आया भाई मैंने, ओके, ये देखो ट्रे को बाहर निकाला।
ट्रे को बाहर निकालते ही तुरंत मेजरमेंट लोगे क्या? नहीं ले पाओगे ना, गर्म होगा बाबू। ठीक है सॉइल उसमें गर्म थी, है ना, तो गर्म होगा, तो थोड़ा देर ठंडा होने दो। तो आफ्टर कूलिंग हम इसका वेट मेजरमेंट करेंगे, और लेट्स सपोज इसका वेट कितना आ गया, W3 ये आ गया। अब वाटर कंटेंट, जो भी सॉइल सैंपल था उसका वाटर कंटेंट, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम जो ओवन ड्राई केस में बना था वही बन जाएगा यहाँ पर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर क्या है, W3 माइनस W1, दिस इज योर वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉलिड क्या है, W2 सॉरी सॉरी W2 W2 माइनस W3, दिस विल बी योर वेट ऑफ वाटर। समझ गए, W2 माइनस W3 करेंगे, ये वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। W2 में किसका किसका वेट है, मॉइस्ट सॉइल सैंपल प्लस कंटेनर का, और W3 में किसका वेट है, आपको ड्राई सॉइल सैंपल मतलब वाटर रिमूव हो चुकी है प्लस कंटेनर का। तो हमको कितना वाटर है वो निकल जाएगा ना W2 माइनस W3 से, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई W3 माइनस व्हाट, W1 कर दूंगा, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर इनटू 100। This is the formula what we are going to use for calculation of water content using this method. So this is the method and ये है फॉर्मूला। आप ना कॉपी पे जैसा मैंने ये लिखा है इसी तरह से डायग्राम वगैरह बना के पहला पेज पे लिख लो। इसके बाद मैं आपको भी थ्योरी लिखवाता हूँ, थ्योरी एक एक लाइन लिख लेना जहां से ऑब्जेक्टिव आएगा। ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं पूछता, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखवाया। ठीक है, थ्योरी जो लिखवाऊंगा कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां से पूछेंगे, ये नाम मेथड का नाम पूछेंगे, वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्लियर है? एक चीज और बताओ मेरे को, अच्छे से बताना। देखो ये जो यहाँ पे मैं जो ये जो कैंडल वगैरह जो भी सोच रहा हूँ, ये क्या है, ये बेसिकली स्टोव होता है। ठीक है, ये स्टोव पहले हम केरोसिन स्टोव होता है, केरोसिन स्टोव, केरोसिन डाल के स्टोव जलाते हैं, वो वाला स्टोव देखे हो ना, सभी के घर में भी होगा, ये वही चीज होता है। ठीक है, केरोसिन स्टोव, या फिर एक सिलेंडर वाला गैस होता है देखो, है ना, उसको यूज कर सकता था, या फिर केरोसिन स्टोव, उसी तरह का कुछ चीज हम यूज करते हैं साइड पे। समझ गया, आग, बस आग लगाने के लिए उसके ऊपर ये सैंड बात कटोरा रखते हैं, जो भी बर्तन है उसमें बालू भरते हैं, फिर वहां से जो प्रोसेस समझा आपको। तो मुझे ये बता दो भाई, जब ये केरोसिन स्टोव वगैरह हम यूज कर रहे हैं, इतना देसी तरीका यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के ऊपर तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, ये बात तो रियलिटी है। टेम्परेचर के ऊपर उतना हमको कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। तो क्या ये जो मेथड है हम ऐसे सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट हो? क्यों, वहां हमको मालूम है टेम्परेचर मस्ट बी विद इन 60 डिग्री सेल्सियस, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप हमेशा थर्मामीटर लगा के थोड़ी ना रखोगे वहां पे। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ गया तुरंत हटा लेंगे, अरे वो बढ़ गया तो वो बढ़ते बढ़ते और गर्म होकर 60 प्लस भी चला जाएगा। समझ रहे बात को? तो चूंकि टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है हमारा इस मेथड में, इसलिए दिस मेथड इज नॉट वेरी सुटेबल फॉर सॉइल हैविंग हाई ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हाई जिप्सम कंटेंट। उस तरह के सॉइल के लिए इस मेथड को हम यूज नहीं करते। प्लस जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो भी गलत आ सकते हैं। क्यों गलत आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे ओवर हीटिंग वाला भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टेम्परेचर पे कंट्रोल है ही नहीं, तो कुछ भी हो सकता है ना रे भाई। टेम्परेचर पे कंट्रोल ही नहीं है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो ओवर हीटिंग वाला भी पॉसिबिलिटी है। हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो स्ट्रक्चरल वाटर लूज कर देगा, जो कि हमको नहीं करवाना है। तो वो अगर लूज कर देगा तो हो सकता है जो डेटा मिले वो गलत मिल जाए। तो एक रफ एस्टिमेशन के लिए मेथड ठीक है, बट इसके रिजल्ट पे उतना आप रिलाई नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं ये मेथड पूरा आपने समझ लिया। अब आज आज के बाद से जिंदगी में फिर कभी ये दोबारा नहीं पढ़ोगे, समझ लिए हो, दिमाग में है, फीड है, बस थ्योरी अब जो हमने समझा है उसी को पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, याद रहेगा, एग्जाम में वही सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पॉइंट, इट इज ए फील्ड मेथड, इस मेथड को हम फील्ड में परफॉर्म करते हैं, तो इट इज ए फील्ड मेथड। दूसरा पॉइंट,
इट इज वेरी रैपिड, 1 घंटे में दे रहा है रिजल्ट, रैपिड तो है बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेसी नहीं है। सिंस देर इज नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, since there is no control over temperature, hence it is not suitable for organic soil and soil containing gypsum content, या फिर soil containing हाई शब्द भी यहां जोड़ दो, हाई जिप्सम कंटेंट, soil containing high gypsum content. नेक्स्ट, रिजल्ट obtained from this method, इस मेथड से जो रिजल्ट हमको obtained होता है इज एरोनियस, गलत हो सकता है, बिकॉज देयर इज चांसेस ऑफ लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर ऑल्सो, इसलिए रिजल्ट एरोनियस हो सकता। और रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे वो चीज मैंने पहले वाले पेज पे आपको बता रखा है ना, ये फॉर्मूला मालूम है आपको, ये फॉर्मूला आपने लिखा ही होगा, कॉपी पे छपा ही होगा, ये लिखिए, डायग्राम बनाइए, फिर वो थ्योरी लिखिए। सेकेंड मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा स्पीड बोल दे रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। इस वाले मेथड को सुनिए, व्हाट इज दिस, अल्कोहल मेथड, इंजीनियरिंग मेथड है, अपना वाला मेथड, क्या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाला मेथड। वेल ये है क्या, अल्कोहल मेथड एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये काम कैसा करता है सोचो। अल्कोहल जो है ना एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या है, एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर टेस्टिंग में हम एक अलग तरह का अल्कोहल ही यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेथिलेटेड स्पिरिट। वो एक्चुअली स्पिरिट होती है जो कि अल्कोहल कंपाउंड है ना। तो अल्कोहल मेथड इसलिए हम उसको बोलते हैं। कभी ऑब्जर्व किया है, फील किया है, होता क्या है, देखो मान लो कभी शराब पिए हो, ठीक है, कभी मूड में, तो होता क्या है, अब रात में तो मूड में है, लेकिन सुबह जब उठोगे सर चकरा, सर पूरा घूमेगा, बोलोगे पानी लाओ रे, कोई पानी लाओ, 1-2 बोतल सीधा पानी पी रहे हो, डिहाइड्रेट कर दिया तुम्हारे शरीर, शरीर से सारा का सारा पानी निकाल देता है बाहर। ऑब्जर्व किया है कभी, समझ रहा है, पानी पूरा निकाल दिया शरीर से, इसलिए सुबह फिर तुम्हें पानी पीने होती है, नींबू पानी या फिर कुछ भी, लेकिन लिक्विड जाना चाहिए क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो अल्कोहल एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और ये पानी को इवापोरेट, मतलब जो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर है ना, वाटर तो इवापोरेट होते रहती है कहीं से भी, जैसे थोड़ा थोड़ा हीट है तो इवापोरेट होते रहेगा, लेकिन अल्कोहल या फिर मिथिलेटेड स्पिरिट जो कंपाउंड हम इधर यूज करेंगे, उसको सॉइल में मिला देने के कारण सॉइल का रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। समझ रहे हैं बात को, सॉइल का क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, बस ये चीजें हैं। तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया, तो मिथलेटेड स्पिरिट मिलाने के कारण, इवापोरेशन तो ऐसे सॉइल से हो ही रहा था, लेकिन इसको मिलाने के कारण रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया, तो वो जल्दी उससे पानी निकाल देगा, सॉइल हो जाएगा ड्राई, फिर उसका वाटर कंटेंट निकाल लोगे, कैसे, वेट डिफरेंस निकाल के, मालूम है सिस्टम सारा, बस यही है और कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली कुछ नहीं करते, एक कटोरा लेते हैं, पहले डायग्राम देखो, वही सेम ट्रे, ठीक है, एम्प्टी ट्रे, इसका वेट है W1। अब इस एम्प्टी ट्रे में दूसरा चरण से ये जाएगा, इस एम्प्टी ट्रे में मॉइस्ट सॉइल सैंपल फिल कर देंगे, क्या कर देंगे, मॉइस्ट सॉइल सैंपल को अपन ने कर दिया फिल, ठीक है, फिर इसका वेट ले लिया, इसका वेट है W2। वेट लेने के बाद यहां पर मिथिलेटेड स्पिरिट ऐड करेंगे, ठीक है, वेट लेने के बाद, है ना, आफ्टर वेगिंग, वेट लेने के बाद ध्यान रखना, मिथिलेटेड स्पिरिट is added after taking weight। समझ गए, अब देखो
जब मिथलेटेड स्पिरिट ऐड कर दिए, ये वर्ड याद रखना बस, मिथलेटेड स्पिरिट, तो ये एक तरह का अल्कोहल है, अल्कोहल कंपाउंड है। तो सीधा मतलब वो ब्रांड ऐड नहीं करना है ना, ये अलग कंपाउंड आता है, वो अल्कोहल कंपाउंड है अलग से। ओके, वो तो एग्जांपल में समझा रहा था आपको। तो मेथलेटेड स्पिरिट ऐड करने के बाद क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल स्पेसिमेन विल इंक्रीज। क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, तो इवापोरेट होता चलेगा वाटर, और चूंकि मेथलेटेड स्पिरिट ऐड कर दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे के बाद, आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, ये सॉइल जो है ये हो जाएगा ड्राई, इसमें पानी नहीं रहेगी, सारा का सारा पानी, है ना, अकॉर्डिंग टू जो प्रोसीड्यूर है उसके हिसाब से बता रहा हूं, सारा का सारा पानी इस सैंपल से निकल चुका होगा। तो ये जो सॉइल आपको मिलेगी, इट इज ए ड्राई सॉइल। तो इसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई सॉइल का जो वेट है, इसको मान लीजिए कि हमने ले लिया W3। तो अब निकालना इजी है, वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे, सीधा मालूम है आपको, क्या करोगे, W2 माइनस W3 वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। सेम फॉर्मूला यहां पर भी आ गया। नाउ इस मेथड में टाइमिंग कितना लगा, 24 घंटे तक का लगा। ये एक अप्रोच है। इसी केस में दूसरा अप्रोच भी है, जो कि 10 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देगा। अब वो दूसरा अप्रोच क्या है, सुनो। बात क्या करते हैं, ये सेकंड वाले स्टेज में जब आपने वेट सेल सैंपल का वेगिंग कर लिया है ना, वेट कर लिया, वेट निकाल लिया है, वेट निकालने के बाद मेथिलेटेड स्पिरिट को उसमें डाला अच्छे से, डालने के बाद, अच्छा ये स्पिरिट कितना, क्वांटिटी इसका कितना चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछा आज तक, लेकिन 1 मिलीलीटर पर ग्राम ऑफ सॉइल, रफली ये एस्टिमेशन है, पर ग्राम ऑफ सॉइल, इतना का मेथलेटेड स्पिरिट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायरमेंट, 1 ml पर ग्राम ऑफ सॉइल मिथाइलेटेड स्पिरिट इज रिक्वायर्ड। METH लेटेड स्पिरिट इज रिक्वायर्ड। समझ गए बात को, ठीक है। 1 ml पर ग्राम ऑफ सॉइल मेथलेटेड स्पिरिट इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायरमेंट है, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन मान लो अगर पूछ लिया तो ये रेंज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये डेटा ध्यान रखना। अब जो ये तो आपको 24 घंटे में दे रहा है, अब मैं आपको 10 मिनट वाला सिस्टम बता रहा हूँ। सेकेंड स्टेज में ही जब आप स्पिरिट मिला दोगे, स्पिरिट मिलाने के बाद क्या करिए ना, माचिस मार दो, माचिस मार दोगे तो स्पिरिट फटाक से जल जाएगा, और वो जलेगा तो अपने साथ गर्म कर देगा ना मिट्टी को, सॉइल को, पानी भी तुरंत 10 मिनट में ही निकल जाएगा। उसके बाद तुरंत W3 वेट ले लो, मतलब या फिर ठंडा होने के बाद W3 वेट लेके वाटर कंटेंट निकाल लो। तो ये भी सेकेंड अप्रोच है, इसमें ये भी किया जाता है, ठीक है, ये भी किया जाता है। समझ गया, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि इग्नाइट कर दो उसको, आग लगा दो। समझ गए, वो चीज भी किया जा सकता है, तो इस तरह से भी करते हैं। तो आगे बता रहा हूं, सुनना बात को। यहाँ पर भी टेम्परेचर वगैरह में कोई कंट्रोल है नहीं, प्लस जो आपका मिथलेटेड स्पिरिट है, टेम्परेचर का तो कोई बात ही नहीं हो रहा, और इग्नाइट अगर कर दोगे, मान लो मिथलेटेड स्पिरिट मिला के इग्नाइट कर दिया, तो वहां तो टेम्परेचर का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है ना। और इस वाले प्रोसेस में तो ये तो चल ही रहा है, तो ये कोई अलग से मेथड नहीं है, जो पहला वाला मेथड मैं बताया हूँ कि ऐड कर दो, छोड़ दो 24 घंटे तक, वो इवापोरेट हो जाएगा, है ना, रात भर में या फिर दिन भर में, तो वो कोई अलग से ऐसा कोई प्रॉपर मेथड है नहीं। ओके, लेकिन फिर भी इस तरह से आप कर सकते हो, ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, दैट इज नॉट ए प्रॉपर मेथड। सेकेंड वाले अप्रोच से करोगे तो वो, चलो एक मेथड जैसा लग रहा है ना, लेकिन उसमें वहां पर भी फिर टेम्परेचर का कंट्रोल वगैरह कुछ है नहीं, प्लस जो आपका ये अल्कोहल होता है, अल्कोहलिक कंपाउंड, जैसे ये मिथलेटेड स्पिरिट वगैरह है, इट इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो जो क्ले पार्टिकल्स होंगे, बहुत फाइन पार्टिकल्स, अगर और फिर ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल में, अगर फिर जिप्सम कंटेंट है सॉइल में, तो इस तरह के सॉइल के लिए फिर ये मेथड सुटेबल फिर से नहीं होगा. दिस मेथड विल बी अगेन नॉट सुटेबल फॉर दोस टाइप ऑफ. समझ गए बात को? तो ये सारे चीजें हैं इस मेथड के अंदर. तो दिस इज ओनली योर अल्कोहल मेथड. तो ये पेज लिखो. इसके बाद मैं कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा, उस थ्योरी को आप लिख लेना. इसमें दो रिजल्ट निकलते हैं. एक 24 घंटे में निकलेगा विदाउट एनी इग्निशन, और एक रिजल्ट 10 मिनट में भी आप निकाल सकते हो इग्निशन के साथ. ठीक है? तो दोनों ध्यान रखने की कोई जरूरत, ध्यान रखो लिखने का कॉपी में जरूरत नहीं है, लिखिए वही 24 घंटे वाला ऊपर वाला. ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि हाँ, अगर हम आग लगा देंगे तो फिर 10 मिनट के अंदर ही वो सारा का सारा स्पिरिट वगैरह और पानी वगैरह वहां से ड्यू टू हीट निकल जाएगा. समझ गए? बस लिखो, सॉरी लिखो. इन दिस मेथड मिथाइलेटेड स्पिरिट, ब्रैकेट में अल्कोहल, पीने वाला नहीं, ठीक है? पाप है वो सब, गलत काम नहीं करने का. मिथाइलेटेड स्पिरिट अल्कोहल इज एडेड इन सॉइल सैंपल टू इंक्रीज द rate of evaporation of water. Since methylated spirit is an oxidizing agent, therefore it may result in oxidation of organic compound and calcium compound present in soil, hence not suitable for soil containing such compound. Clear हो गया? आगे, using this method also we can get result in 10 minute. 10 मिनट वाला सिस्टम क्या था मैंने आपको बता रखा है. इग्निशन कर दो मिथाइलेटेड स्पिरिट ऐड करने के बाद. ये जो 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्टर अरोरा बुक में है. ठीक है? वहां पर ये 10 मिनट वाला इग्निशन वाला मेथड उस किताब में मेंशन है, लिखा हुआ है प्रोसीड्यूर. ठीक है? तो वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानो, क्योंकि बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है. इग्नाइट कर दो, इग्नाइट करने के बाद फिर 10 मिनट के बाद जब इग्निशन कंप्लीट हो जाएगी, जल जाएगी सारा का सारा स्पिरिट वगैरह, आग वाग सब बुझ जाएगा, पानी भी निकल चुका होगा, ठंडा करो, वेट मेजर कर लो, वाटर कंटेंट निकाल लो. अगर इग्नाइट नहीं करना है तो ऐसे भी डाल के छोड़ दो, 24 घंटे में सारा का सारा इवापोरेशन कर दे. तो जो बेटर, इन दोनों में बेटर मेथड है, बेटर मेथड कहीं ना कहीं पहला वाला है, क्योंकि वहां पे हमको हीट वीट, ओवर हीटिंग, इन सब चीजों का कोई झंझट रहेगा नहीं, है ना? तो उस चीज से तो हम सुनिश्चित हो ही जाएंगे, क्योंकि जो भी वाटर इवापोरेट होगी उसमें जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल में वही इवापोरेट होगी. स्ट्रक्चरल वाटर वगैरह किसी भी तरह का डैमेज होगा नहीं. समझ गया बात को? ठीक है? लॉजिक क्लियर है? कभी कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछ दे, सो इट इज रैपिड बट नॉट एक्यूरेट. रैपिड तो है बट एक्यूरेट नहीं है. रैपिड इसलिए क्योंकि ये 10 मिनट में ये भी रिजल्ट देने की क्षमता रखता है, बट एक्यूरेट नहीं है. ये भी ध्यान रखना. ठीक है? तो इसी के साथ आपका ये मेथड खत्म, अल्कोहल मेथड. अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, विच इज योर कैल्शियम कार्बाइड मेथड. ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको अच्छे से सुनो. अच्छा, इस मेथड को कहाँ परफॉर्म कर सकते हो? कहीं भी करो यार, क्या फर्क पड़ता है. अगर 24 घंटे वाले प्रोसेस में चलोगे तो 24 घंटा फील्ड पे तो खड़ा रहेगा नहीं ना. फील्ड पे खड़ा रहेगा नहीं तो उसको लेबोरेटरी में करेगा. ठीक है? लेबोरेटरी में रखेगा, अपना रूम में रखेगा, लेबोरेटरी में रखेगा, जो भी क्वालिटी लैब होगा. मान लो अगर 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए तो चल भाई फील्ड पे अप्लाई कर देते. तो वो इस केस में फील्ड पे अप्लाई कर लो 10 मिनट वाले केस में. तो फील्ड लेबोरेटरी दोनों जगह इस मेथड को इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है. समझ गए? क्योंकि दो अलग अलग अप्रोच यहाँ पे बनता है. ये चीज आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आइडिया के लिए हमको आइडिया होना चाहिए, है ना? बोलोगे मैंने ये मेथड किया है कि नहीं किया है, हमको जरूरत नहीं पड़ा, हम कभी नहीं किए. हम ओवन ड्राई मेथड और कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो कि रेगुलरली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है, वही करता है. एक्यूरेट के लिए ओवन ड्राई, और रफ क्वालिटी चेक के लिए जब फॉर्मेशन वगैरह पे हो, रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो फिर मतलब फॉर रफ क्वालिटी चेक, कंपैक्शन, डिग्री ऑफ कंपैक्शन निकालनी होती है, तो उस समय सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना पड़ता है आपने. ठीक है? तो उसमें फिर
ये मॉइस्चर मीटर वाला जो अभी हम पढ़ेंगे, रैपिड मॉइस्चर टेस्टिंग या फिर मॉइस्चर मीटर, ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं वाटर कंटेंट। क्लियर है? ठीक है, ये सब बस थियोरिटिकल है, पढ़ना है। ओके, तो फोर्थ मेथड, हेडिंग डालिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड, CARBIDE, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, या फिर कैल्शियम कार्बाइड मतलब होता है CaC2 मेथड, या फिर मॉइस्चर मीटर मेथड, या फिर इसको कोई कोई रैपिड मॉइस्चर टेस्टर मेथड भी कहता है। तो इस तरह का नाम सब हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही मेथड है, बताने के लिए आपको मैंने ये बताया। ये होता है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट का सेटअप। आप देखिए, अब ये सेटअप में मैं आपको समझाता हूँ, पहले चीजों को देख लो कौन सा क्या है। ये तो उसका बॉक्स है, डब्बा है ना, ये डब्बा लेके चलना पड़ता है अपने को, ये डब्बा लेके हम लोग जाएंगे, ठीक है, साइड पे। ये आपका मॉइस्चर मीटर, दिस इज योर मॉइस्चर मीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाओ। ये आपका मॉइस्चर मीटर है। नाउ ये आपका वेगिंग है, मतलब यहाँ पे हम वेट करेंगे। ओके, वेट या फिर तराजू, है ना, वो तराजू है आपका, ये मॉइस्चर मीटर का तराजू है। ये देखो यहाँ पे एक कैल्शियम कार्बाइड दिया है, ये पाउडर फॉर्म में रहता है, ये पाउडर फॉर्म में रहता है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, पाउडर CaC2। यहाँ पे देखो छोटा कुछ कुछ दिख रहा है, ये स्टील बॉल्स होता है, स्टील बॉल, समझ गए बात को, वो स्टील का बॉल्स होता है, बाकी वो मॉइस्चर मीटर है। अब देखो प्रोसेस, देखो कैसे होता है, बड़ा सिंपल है इसमें। ये 5 से 7 मिनट के अंदर रिजल्ट फटाक से दे देता है, लेकिन कैसे दे देता है उस चीज को समझिए। गया फील्ड पे, मिट्टी लिया, जो भी गीला मिट्टी जिसका भी तुमको निकालना है मॉइस्चर कंटेंट, वो मिट्टी को लोगे। मिट्टी को लेने के बाद तराजू में रखेंगे, ये तराजू में देखो कटोरा जैसा बना है ना, इस कटोरे में मिट्टी को डाल के वेट करेंगे। वेट करने के लिए यहाँ पे ये जो पीछे जो ये जो वेट है, ये 6 ग्राम का होता है जनरली, है ना, तो उसको बैलेंस करेंगे, उसमें मिट्टी रखेंगे, वो बैलेंस हो जाएगा तो 6 ग्राम मेजर हो जाएगा। तो 6 ग्राम का मिट्टी डाल देंगे। ये जो मॉइस्चर मीटर दिख रहा है, इसका मैं एक लाइन डायग्राम बनाता हूं जो कि आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है, इसी मॉइस्चर मीटर का मैं बना रहा हूं बगल से। ये इस तरह का कुछ मॉइस्चर मीटर है, समझो, है ना। और यहाँ पे ऊपर एक तो गेज देख रहा है, एक कुछ गेज दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्पीडोमीटर टाइप का ऐसा कुछ दिख रहा है ना। स्पीडोमीटर नहीं है, प्रेशर मेजरमेंट गेज होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने ऐसे बना दिया प्रेशर मेजरमेंट गेज, या फिर डायल गेज, जो भी है इसको डायल गेज बोलेंगे। ये प्रेशर यहाँ से मेजर करना अपने को इस गेज से, ओके। और ये है आपका मॉइस्चर मीटर, मान लो दिस इज योर मॉइस्चर मीटर। अब देखो इसमें क्या किया, जो भी वेट सॉइल सैंपल है उसका मेजरमेंट लिया, कितना ग्राम, 6 ग्राम का सॉइल सैंपल, तराजू में मेजर करके, कुछ नहीं करना है, सीधा इस मॉइस्चर मीटर में डाल दो। मॉइस्चर मीटर को ओपन करो, वो खोलोगे ना ऊपर से ढक्कन, वो ढक्कन खुल जाता है, ठीक है। उसमें फिर वो 6 ग्राम का सॉइल हम डाल देंगे मॉइस्चर मीटर में, और क्या डाल देंगे अपन लोग, और डाल देंगे यहाँ पे एक चम्मच भी होता है, ठीक है, चम्मच होता है, बस 1 या 2 स्पून जैसा उसमें लिखा होगा, ठीक है। उस मॉइस्चर मीटर का एक जो डब्बा है, उसका बॉक्स के ऊपर सब कुछ लिखा रहता है, कितना स्पून डालना है। जनरली 1 स्पून का काम मतलब हो जाता है अपना कैल्शियम कार्बाइड, 1 स्पून डाल दो, उसका जो चम्मच रहता है उसके चम्मच से 1 चम्मच कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर उसमें डाल देंगे, स्टील बॉल को डाल देंगे, समझ गए। तो हमने क्या डाल दिया मॉइस्चर मीटर के अंदर, उसको खोल के इसके अंदर हमने डाल दिया सॉइल, डाल दिया, ठीक है, सॉइल डाल दिया। ये कितना ग्राम आ गया, 6 ग्राम, ये स्टैंडर्ड वेट है, इतना हमने डाल दिया, 6 ग्राम सॉइल डाल दिया, प्लस CaCO2, ठीक है। ये सॉइल में क्या है, ये सॉइल में ये गीला सॉइल है जिसका मॉइस्चर निकालना, इसमें पानी भी है ना। इस सॉइल में H2O है ना, इस सॉइल में पानी भी है, प्लस इसमें आपने CaC2 भी मिला दिया, कैल्शियम कार्बाइड भी मिला दिया, प्लस ये जो स्टील बॉल्स था, ठीक है, स्टील बॉल को कैसे दिखाऊं, ब्लैक में दिखा देता हूं, गोल गोल, ऐसा गोल, ऐसा गोल, ऐसा गोल, ये स्टील बॉल्स, वो भी डाल दिए, स्टील बॉल भी डाल दिए, ठीक है। जितने भी स्टील बॉल थे सारे सारे स्टील बॉल भी आपने डाल दिया। ये डालने के बाद क्या करना है,
अच्छे से लॉक कर दो, बंद कर दो, मॉइस्चर मीटर को सेक करो, हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, जैसा हिलाना है उसको 4-5 मिनट तक हिलाना है, सेक करना है। 4-5 मिनट हिलाओगे, सेक करोगे, तो सेक करने से होगा क्या, अच्छे से कैल्शियम कार्बाइड, सॉइल वगैरह सब कुछ मिक्सअप होगा और एक रिएक्शन इनिशिएट होगा, एक रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या होगा, देखो, ये जो कैल्शियम कार्बाइड था ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ। कौन सा पानी? जो इस सॉइल में है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? C2H2 प्रोड्यूस करेगा, प्लस CaOH होल 2 बन रहा है ना, और देखो लाइम बन जाएगी, ठीक है, यही रिएक्शन आपका बन जाएगा। अब ये जो C2H2 है, ये क्या है? ये एक तरह का गैस होता है, दिस इज ए गैस। इस गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस, समझ गए? अब इससे मतलब है, ये काम करता है, ये क्या करता है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक डायफ्राम टाइप का कुछ होता है, अंदर में एक पर्दा टाइप का कुछ होता है मॉइस्चर मीटर में, ठीक है, और ये डायफ्राम से ही ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस जो है, प्रेशर गेज, ये कनेक्टेड रहता है। इसको मैं लिख देता हूं, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, समझ गए? ये डायफ्राम से यहाँ पे एक रहता है पर्दा जैसा, डायफ्राम मतलब क्या है? पर्दा जैसा, पतला सा पर्दा, ग्राम, ठीक है। अब देखो, जो एसिटिलीन गैस आपका बना ना, वो एसिटिलीन गैस क्या होगा? इवापोरेट हुआ, C2H2, जितना भी प्रोड्यूस हुआ C2H2, वो प्रोड्यूस होके इसके डायफ्राम के ऊपर, जो मॉइस्चर मीटर उसके डायफ्राम के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया, गैस बाहर निकलने का कोशिश करेगा, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, तो वो डायफ्राम का जो एरिया है वहां पे एक दबाव लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, वो फोर्स लगा रही होगी, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर, तो वो प्रेशर का रीडिंग यहाँ पे जो गेज है वो आपको ये दे देगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये डायल, वो आगे पीछे प्रेशर का रीडिंग देगा, समझ गए? तो वो एक प्रेशर का रीडिंग आपको दे देगा, तो ये रीडिंग आपको नोट डाउन करना है। ये रीडिंग नोट डाउन करने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डब्बा क्लोज कर दो। डब्बा क्लोज करोगे, उसके ऊपर एक कैलिब्रेशन चार्ट होती है, जो ये बॉक्स है इसको क्लोज करेंगे ना, इसके ऊपर एक कैलिब्रेशन चार्ट है कि इतना प्रेशर पे इतना मॉइस्चर, इतना प्रेशर पे इतना मॉइस्चर, इतना प्रेशर दिखा रहा है तो इतना मॉइस्चर। तो जो भी अपना डायल गेज का रीडिंग आया, प्रेशर प्रेशर गेज का जो भी रीडिंग आया, उसके करस्पॉन्डिंग अगर एग्जैक्ट आ गया है तो एग्जैक्ट वैल्यू वहां से हम देख लेंगे कैलिब्रेशन चार्ट से, अगर एग्जैक्ट नहीं आया तो इंटरपोलेट कर लेगा भाई, समझ गया? इंजीनियरिंग लगा लेगा दिमाग वहीं पर, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेट करके फिर बीच का जो भी रीडिंग है उसके करस्पॉन्डिंग अपन निकाल लेंगे, समझ गए बात को? लेकिन वहां पे जो कैलिब्रेशन चार्ट होती है वहां पे डिटेल रहता है, जैसे जो भी है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, हर एक पे ऐसा लिखा रहता है मॉइस्चर का कंटेंट, वाटर कंटेंट, तो इस तरह से निकाल लिया जाता है आपका वाटर कंटेंट। तो ये फील्ड मेथड है, इट इज ए फील्ड मेथड और क्विकेस्ट मेथड, सबसे ज्यादा क्विक यही रिजल्ट आपको देगा, फटाक से 5 से 7 मिनट के अंदर। जितने भी मेथड हैं, सभी मेथड में से सबसे फास्ट यही मेथड है, क्विकेस्ट है, फील्ड मेथड है, और फील्ड में इसका मतलब रैपिड यूज है। जब भी यूज करोगे फील्ड में, अगर आपसे पूछ ले फील्ड में जनरली कौन सा मेथड को आप यूज करते हैं, मॉइस्चर मीटर मेथड, क्वेश्चंस है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे, ठीक है। तो ये और क्विकेस्ट मेथड है, ये क्विकेस्ट 5 to 7 मिनट के अंदर ये रिजल्ट दे देगा। उम्मीद करता हूं आपने कंसेप्ट को समझा, इसका वर्किंग को समझा, भूलोगे कभी नहीं भूलोगे, फील्ड पे जाओगे काम कर लोगे, क्वालिटी आता है, बिल्कुल यू आर क्वालिटी इंजीनियर, यस, है ना? यही है, यही सीखना होता है, फील्ड का काम और अपना जो थ्योरी है वो कुछ अलग नहीं है, यही सब चीजों को हम फील्ड पे यूज करते हैं। रोड या रेलवे कंस्ट्रक्शन साइड पे जाओगे, वही CBR, वही इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, यही कोर कट मारना है, यही सब काम चलता है अपना।
समझ गए बात को? ठीक है, वही मिक्स डिजाइन बनाना। तो ये सब चीजें तो हम थ्योरी में भी यही सब चीज पढ़ते हैं। कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ डिफरेंस नहीं है। बहुत लोग कहते हैं थ्योरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल, ऐसा वैसा दिस दैट। अरे कुछ नहीं है, वो थ्योरी डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल में, वो सुपरवाइजर के लिए, इंजीनियर्स के लिए नहीं। समझ गए बात को? इंजीनियर्स को चाहिए कंसेप्ट, कंटेंट सब क्लियर। चलो, अब इसका थ्योरी हम लिखेंगे, ठीक है? तो आप लोग ना ये वाला डायग्राम बना लो। यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम बना के दिया आपको, ये वाला आप डायग्राम बना लो, ठीक है? हेडिंग डाल के ये डायग्राम बना लो, आगे लिखो। वो रिएक्शन भी लिख लेना, वो रिएक्शन जरूरी है। इट इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड, अंडरलाइन करते चलना, जिसको मैं अंडरलाइन करवाऊंगा, पूछ चुका एग्जाम में। टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड इट गिव्स रिजल्ट विद इन 5 to 7 मिनट, एग्जाम में पूछा गया है। दिस मेथड इज पॉपुलरली यूज्ड इन फील्ड टू फाइंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, पूछा जा चुका है स्टेटमेंट। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस मेथड इज कॉल्ड मॉइस्चर टेस्टर, ये शब्द भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 to 6 gram of soil sample is taken and placed in moisture tester with calcium carbide powder and steel balls, then it is closed. Shake the moisture meter for 4 to 5 minutes. आगे, this CaC2 जो कैल्शियम कार्बाइड है, रिएक्ट विथ मॉइस्चर ऑफ सॉइल, किससे रिएक्ट करेगा? मॉइस्चर ऑफ सॉइल, एंड प्रोड्यूसेस व्हाट? एसिटिलीन गैस, C2H2। एसिटिलीन गैस मतलब ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो यहाँ पे C2H2 लिखवाया था। which exert pressure on the diaphragm of the moisture tester, which is read on the pressure gauge, जो प्रेशर गेज लगा हुआ है वहां पे आप उसे पढ़ लोगे, क्लियर है? आगे, फर्दर दिस प्रेशर रीडिंग इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड चार्ट, हर एक मॉइस्चर मीटर का अपना अपना चार्ट होता है, कैलिब्रेशन चार्ट, एंड उसके ऊपर डब्बा के ऊपर वो चार्ट चिपकाया हुआ रहता है, कंपनी चिपका के भेजता है, कैलिब्रेट करके चिपका के भेजता है, एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल इज ऑब्जर्व फ्रॉम दैट कैलिब्रेटेड चार्ट। क्लियर है? वेरी सिंपल, लिख लोगे, एग्जाम में आ गया तो अपने से भी बना के सेंटेंस लिख लोगे, प्रोसेस समझे हो? प्रेशर कैलिब्रेटेड चार्ट कैसा रहता है? देखिए इस तरह का चार्ट रहता है, आपके आइडिया के लिए जस्ट, है ना? कॉपी में रहेगा तो अच्छा रहेगा, कभी किसी को पढ़ाना हो तो पढ़ा सकते हो। 1 पास्कल प्रेशर, वाटर कंटेंट W1, 2 पास्कल प्रेशर, वाटर कंटेंट W2, 3 पास्कल प्रेशर, प्रेशर का मेजरमेंट कैसे होता है? पास्कल में। 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? दिस इज पास्कल। तो 3 पास्कल प्रेशर, W3 वाटर कंटेंट, 4 पास्कल, W4 वाटर कंटेंट, इस तरह का एक कैलिब्रेटेड चार्ट होगा। समझ गए? 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना 1 मीटर स्क्वायर में 1 न्यूटन का फोर्स, उतना का प्रेशर होता है 1 पास्कल के बराबर। ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये बहुत सारे लोग 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि mm हम लोग पढ़ते रहते हैं आरसीजी वगैरह में, इन सब चीजों में, है ना? तो mm कंसिडर कर लेते हैं, नहीं, ये पास्कल ऐसा है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101,325 पास्कल, याद रखिएगा, बहुत काम का है फ्लूइड मैकेनिक्स में। इस तरह से ये कैलिब्रेटेड चार्ट रहता है, स्टैंडर्ड चार्ट होता है, ठीक है? एक नोट बताओ, मान लो, मान लो जो सॉइल सैंपल आप यूज कर रहे हो उसमें ज्यादा पानी है, सॉइल सैंपल में, सॉइल सैंपल के अंदर, ठीक है? इफ मॉइस्चर इज मोर, मॉइस्चर इज मोर, तो क्या होगा? मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो जो कैल्शियम कार्बाइड है वो सारा का सारा पानी से रिएक्ट करेगा, तो एसिटिलीन गैस ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस विल बी मोर। एसिटिलीन गैस जो बनेगा C2H2,
इज प्रोड्यूस्ड मोर, एसिटिलीन गैस अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सर्ट मोर प्रेशर, और ये कैलिब्रेटेड चार्ट्स देख रहे हो, प्रेशर ज्यादा होगा तो वाटर कंटेंट ज्यादा दिखाता है, तो वाटर कंटेंट भी ज्यादा ही दिखाएगा। समझ गए? सो मोर दी मॉइस्चर कंटेंट, वो तो ऊपर से ही स्टेटमेंट चालू किया है ना। बस यहां तक नोट आपको ध्यान रखना है कि एक्सर्ट मोर प्रेशर। क्लियर है? सो ये आपका मॉइस्चर मीटर मेथड या फिर मॉइस्चर टेस्टर मेथड। सो इसी के साथ हमने बहुत सारा मेथड कंप्लीट किया है। ये वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा समय तक बोर करूं। आप लोग बोलना, कमेंट करना लेंथ कितना बढ़ाऊं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन ये वाटर कंटेंट खत्म कर लेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशंस पे चले। और 3 मेथड बच रहा है, जो कि 2 मेथड तो बहुत छोटे छोटे यूं ही फालतू फालतू मेथड है, रेडिएशन मेथड एंड टॉर्सनल बैलेंस मेथड। और एक मेथड जो अच्छी मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड, वहां पे कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। वहां से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं गेट वगैरह में, या फिर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है ना, एक कैलकुलेशन टाइप का किसी भी स्टेट एजेई एग्जाम्स में वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बनता है वहां से, पिक्नोमीटर मेथड प्लस नाम तो अपने आप में इंपॉर्टेंट। समझ गए बात को? तो वो 3 मेथड नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और बाकी क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो पढ़ाई करिए अच्छे से, ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्लासेस में ज्वाइन कीजिए और मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।